हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 11th क्लास के पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोजन का नियम का पहला रूल पढ़ेंगे। आमतौर पर रासायनिक संयोजन का नियम 5 होते हैं और इसमें पहला आपका जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो चलिए पेन और कॉपी आप ले लीजिए, फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और फिर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके स्टेटमेंट को किसने दिया और फिर कब दिया। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को 1789 ईस्वी में एंटोन लॉरेंस लेवोजियर ने दिया था। एंटोन लॉरेंस लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान के जनक। क्लियर? तो ये केवल इंट्रोडक्शन रहा। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट क्या था। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और फिर स्टेटमेंट लिखते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या था। तो जब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को 1789 ईस्वी में एंटोन लॉरेंस लेवोजियर, जिसको आमतौर पर हिंदी बुक में आपको लेवोसिए या लेवोजियर या लेवोसियो ऐसे भी करके नाम देखने को मिलता है, जो लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लिखते हैं। तो हिंदी में आप ऐसे पढ़ें कि लेवासियो भी लिखता है, तो बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन के बेस पर नाम लिखे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर उनका कॉन्सेप्ट क्या था, उनका जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट क्या था। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट यानी हिंदी में कहते हैं कथन। कथन का मतलब होता है जो इंसान कुछ भी कहता है उसको कथन कहते हैं। तो उनका कहना था कि मैटर यानी द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसे शुद्ध हिंदी में हम ऐसे कह लेते हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो कहेंगे मैटर इज या मैटर्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब पदार्थ या द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या होते हैं? तो अब बात आती है कि ये क्या होते हैं। तो होते ये हैं कि ये एनर्जी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में, रूप में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ये इसका मेन लॉजिक है। मतलब ना तो बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई? कहाँ जाएगा मैटर की एनर्जी? तो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और काफी आसानी से हम लोग मैटर का यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी आम जिंदगी में, और करते भी हैं। अब देखते हैं, अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें कि इनका स्टेटमेंट क्या था, तो दूसरे लैंग्वेज की हम बात करते हैं। इनका कहना था किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, असंतुलित नहीं होना चाहिए। किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक का द्रव्यमान, हिंदी में लिख लीजिएगा, अभिकारक का द्रव्यमान, और
मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो कहेंगे इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल, या ऐसे भी कह सकते हैं इन एनी बैलेंस केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने बोला वैसे ही आप लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। ये हमने बात करी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं तो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म होता है कोई भी चीज, है ना, और कुछ दूर तक जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो फ्रैक्शन मतलब घर्षण के कारण फिर पृथ्वी के अंदर चली जाती है, वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी रिलीज जरूर करती है, फिर दूसरे पदार्थों में भी रिलीज कर सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसी बात को अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो काफी बड़ी बातें हो जाती है। वर्क पावर और एनर्जी में इसको पढ़ना भी है। अब देखते हैं, हम बैलेंस की बात करते हैं, है ना। देखते हैं, अगर मान के चलिए एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें ये H2O का निर्माण कर रहा है, तो अगर इसको बैलेंस करें तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखते हैं कि क्या ये जो रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट और ये जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का मास यानी द्रव्यमान जो है आपस में बराबर होता है। चेक करते हैं। अब देखिएगा यहां हाइड्रोजन कितने हैं यहां 2, और 2 के आगे मॉलिक्यूलरिटी हमने आपको बताया था, तो मॉलिक्यूलरिटी में 2 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो कितना हो जाएगा 4। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1 होता है। आपके पास है कितना 4, तो 4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे रिएक्टेंट, ये इधर लिख देते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट, तो कितना कहेंगे 2 हाइड्रोजन मतलब 2 × 2 हाइड्रोजन, है ना, और उसके बाद प्लस ऑक्सीजन कितना 2, तो एक ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है 16 AMU या 16 यूनिफाइड मास होता है। तो आप क्या करेंगे, 2 एटम है तो आप क्या करेंगे 16 दूना 32 रख लेंगे, और इसको डायरेक्ट हम 4 बना लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 36 यूनिफाइड मास। और इधर जरा चेक करते हैं तो ये कितना होगा 2 × H2O, तो फिर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, तो ये 16 दूना 32, टोटल कितना हो गया 36 यूनिफाइड मास। तो अब आप देख रहे हैं कि इधर भी 36 यूनिफाइड मास और इधर भी 36 यूनिफाइड मास। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इस रूल को फॉलो करता है, और लेवोजियर साहब की बात बिल्कुल सच है। समझ गए होंगे। चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। जब उन्होंने ऐसे अपना स्टेटमेंट दिया था तो उनके पास ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, लेकिन सन 1893 में लैंडोल्ट ने इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटल वे में समझाने की कोशिश किया, और फिर उन्होंने प्रूफ किया कि हाँ भाई लेवोजियर साहब की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो कैसे सही है हम अभी बात करेंगे, और फिर पहले आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो स्टेटमेंट हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, लेकिन अब हमारी बात होगी, यहां नोट लिखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब है बिल्कुल प्रयोग किया और उसके बाद सच्चाई सामने आई कि क्या लेवोजियर साहब का जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सन 1893 में लैंडॉल्ट ने किया था, लैंडॉल्ट ने किया था। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट भी और ये भी। उन्होंने क्या किया था कि जरा चेक करिए, उन्होंने क्या किया था कि ऐसे एच साइज का एक उन्होंने ट्यूब लिया और फिर उसमें क्या किया कि पहले से ही उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले से ही उन्होंने क्या किया था कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों को अलग अलग मेजर कर लिया था, द्रव्यमान इसका माप लिया था। तो सोडियम क्लोराइड का 58.5 यूनिफाइड मास इसका वेट हो रहा था और सिल्वर क्लोराइड का ये कितना हो जाएगा 107। सिल्वर का कितना होता है 107, इधर लिख देते हैं, जरा चेक करिए। सोडियम का लिख देते हैं 23, क्लोरीन का लिख देते हैं 35.5। अभी एटॉमिक मास यूनिट बाकी है, अभी बाद में बात करेंगे इसकी। सिल्वर का 107, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के एक एटम का कितना हो जाएगा, एक एटम का होता है 16 और 16 या 48, तो 48 और 14 कितना हो जाएगा 62 और ये 169, ये 169 यूनिफाइड मास। दोनों को क्या किया, अलग अलग द्रव्यमान के अनुसार उन्होंने क्या किया कि चेक कर लिया और फिर क्या किया कि इसके ऊपर से इस ट्यूब में सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या किया उन्होंने जल भर दिया। जरा चेक करते हैं, अब देखिए उन्होंने क्या किया, इसमें जल भर दिया और जब जल भर दिया तो उसके बाद सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों को डाला और क्या किया, फिर जब पहले उन्होंने जो मेजर किया था द्रव्यमान, दोनों को ऐड करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये लगभग हो जाएगा आपका 8 9 17 दशमलव, ये 5 हो जाएगा और फिर ये 5 6 11 1 12 और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 227.5 यूनिफाइड मास। क्लियर। तो पहले तो ये रिएक्टेंट है, अगर ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaNO3 और फिर AgCl, यही बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को इसमें डाला, तो अब ये जैसे ही डाला तो ये बन गया सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। बात क्लियर हो गई होगी। ओवरऑल रिएक्शन इधर लिख देते हैं हम, NaCl प्लस AgNO3 बना क्या, बना आपका NaNO3 और फिर क्या बना AgCl। इन दोनों का द्रव्यमान पहले से ही हमने यहां निकाल रखा है 227.5 यूनिफाइड मास। अब इसका अगर आप निकालना चाहें तो निकाल करके चेक कर ले। चेक करेंगे जब, तो जरा चेक करिए फिर, सोडियम का कितना 23, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 1 का 16, तो 3 का 48 प्लस सिल्वर का 107 प्लस क्लोरीन का 35.5 है ना। अब जोड़िए, जरा जोड़ेंगे तो देखते हैं कि इधर पॉइंट है तो 0.5 लिख देते हैं, 5 और 7 12, 12 4 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 4 24, 24 3 27, हासिल कितना हो जाएगा 2, 3 और फिर 4, 7 7 1 8, 8 2 10, 10 और फिर 2 12 और फिर 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 227.5। ये भी 227.5, ये भी 227.5 आ गया। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है लैंडॉल्ट साहब का, ये बिल्कुल सच है। और क्योंकि पहले इस
एक्सपेरिमेंटल वे को कॉन्सेप्ट के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में लेवोजियर ने दिया था, तो इससे ये बात साबित होती है कि लेवोजियर का जो कॉन्सेप्ट था, स्टेटमेंट था, वो बिल्कुल सही था। बिल्कुल मजा आ गया होगा आपको ये समझ करके। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया में यानी रिएक्शन में बताइए कि अभिकारक का द्रव्यमान यानी मास ऑफ रिएक्टेंट उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है या नहीं, ये क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन जो दिया गया है ये है एसिटिक एसिड और सोडियम का रिएक्शन। इसको हम लोग सोडियम धातु कहते हैं और इसको एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब देखिए, जैसे रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में होता ये है कि यहां से H+ ये एसिटिक एसिड डोनेट करता है, सोडियम इसका स्थान ले लेता है, तो फिर CH3COONA सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है और फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब क्या करेंगे, अगर आपको बैलेंस करना इस केमिकल रिएक्शन को तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं। उधर हाइड्रोजन 2 और फिर इधर कितने 2 और 3 5, तो मान के चलिए अगर हम इधर 2 लिख लेते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास 6 और 2 8 हो जाते हैं, और इधर 3, तो इधर क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 2 8, बैलेंस हो गया। सोडियम 2 है तो इधर भी क्या करते हैं, सोडियम को हम लोग 2 बना लेते हैं। अब जरा चेक करते हैं, बैलेंस करने के बाद याद रहे कि बैलेंस अगर केमिकल रिएक्शन हो तो ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम वैरी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान, जैसे हमने हिंदी लिखा है वैसे लिख लेते हैं, ये अभिकारक का द्रव्यमान जरा हम चेक करते हैं। तो ये यहाँ 2 है तो इसको क्या करते हैं, हम 2 से पहले ही इसको बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट के द्वारा। कार्बन कितना 2, तो 2 गुणे कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना 3, तो क्या लिखेंगे 3 गुणे हाइड्रोजन और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना 2, तो 2 गुणे ऑक्सीजन और फिर ब्रैकेट के बाहर इधर सोडियम कितना है 2, तो 2 गुणे कितना सोडियम। उधर भी अभी देखना है तो क्या करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं छोटा करके, ऐसे 2 गुणे सोडियम लिख लेते हैं। अब देखिए, अब 2 तो 2 गुणे कार्बन 12 और ये 4 गुणे 1 हाइड्रोजन का, 2 गुणे ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन नहीं है 2 ऑक्सीजन है, तो आप क्या करें कितना हो जाएगा 16 दूना कितना हो जाएगा 2 गुणे 16 और फिर प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे 23। तो अब जरा चेक करिए 2 और ये कितना हो जाएगा 24 प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 32 और ये हो जाएगा 46। अब जरा चेक करिए कि ये 28 और 32 कितना हो जाएगा 2 इंटू और ये टोटल करेंगे तो कितना 60 प्लस ये 46, तो हमारा टोटल हो गया ये 120 और फिर ये 46 यानी 166 यूनिफाइड मास। अगला चेक करते हैं 2 इंटू, देखिएगा कार्बन का कितना 12 डायरेक्ट रख लेते हैं, हाइड्रोजन का 3 तो 3, कार्बन का फिर 12, फिर ऑक्सीजन का एक एटम का 16 तो 2 है तो 16 दूना 32 प्लस सोडियम का कितना, सोडियम का 23 अभी हमने रखा था 23 प्लस हाइड्रोजन कितना 2 गुणे 1 तो 2। अब जरा चेक करिए, सबको जोड़िएगा, पहले गुणा कर लेते हैं एक बार, तो 2 गुणे 12 प्लस 3 इधर 15 कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग 15 और प्लस फिर 12 फिर प्लस 32 और फिर कितना 32 प्लस 23 फिर 2, तो जरा चेक करिए अब कितना होगा 23 और 32 55 और फिर कितना हो जाएगा ये 27, तो 55 और 27 जो हो जाएगा ये 2 और फिर ये
7 और 7 1 8 यानी 82। तो 2 गुणे 82 प्लस कितना 32, तो टोटल हो जाएगा ये 4 और ये +2 मतलब 166 यूनिफाइड मास है। तो कहेंगे कि इसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के क्या है, बराबर है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। तो इसलिए ये आपका बिल्कुल सही है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको आप रिवीजन करिए और फिर काफी आसानी से आपसे क्वेश्चन बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक रिएक्टेंट नहीं देता है, इसका द्रव्यमान नहीं देता है, पूछता है कि बताइए क्या होगा, तो क्या करिए इन दोनों को जोड़ लीजिए और उसमें से इसको घटा लीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम लोग समीकरण बनाते हैं वैसे ही। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस लॉकडाउन के कंडीशन में हमेशा घर पे रहें, सेफ रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।